आपने कहा था झोला लेके आया हूं, झोला लेके जाऊंगा। मैं उन्हें झोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक झोला, एक मैं उनको हैट बहुत पहन करके सैनिकों के बीच में फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इसलिए मैं उनको एक हैट देना चाहता हूं। एक चश्मा भी वो खूब अच्छा पहनते हैं, वो करोड़ों का पहनते हैं, लेकिन गरीब आदमी है, हम जनता है, हम एक चश्मा उनको देना चाहते हैं, एक अच्छा सा पेन, ताकि वो कुछ लिख सकें और कुछ लिख करके हमारे भारत को दे सकें, इसलिए एक पेन भी देना चाहते हैं। और सम्मान के तौर पर उनको एक जो है शॉल भी हम उनको भेंट करने जा रहे हैं। एक घड़ी जो समय देख सकेंगे, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या आराम करते हैं, इसलिए उनको एक घड़ी हम भेजने जा रहे हैं। और बरसात का मौसम है, गर्मी भी आती है, सर्दी आती है, 3 मौसम होते हैं, तो एक छतरी भी हम उनको भेंट जो है कि अब ये विदाई समारोह है, जब हमारे सरकारी महकमे का, जब हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में जब विदाई समारोह होता है तो कुछ गिफ्ट दिया जाता है। मैं भी उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूं। बहुत हो गया, अब जो है आप रिटायरमेंट लीजिए, अब दूसरे को मौका दीजिए, नया मौका दीजिए। तो ये मेरा पहला जो है कि आपका आज फेयरवेल 75 साल। हम जर्नलिस्ट भाइयों की मार्फत से आज 18 सितंबर 2025 ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर, कल 17 सितंबर को पूरी भारत ने आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे जन्म दिवस मनाया गया। हजारों हजार योजनाएं, परियोजनाएं दी गई। बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सैकड़ों सौगात देश के प्रधानमंत्री को सौंपा गया। ये प्रधानमंत्री, आप सबको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि 72 साल पूरा होने के बाद मैं सत्ता गद्दी छोड़ दूंगा। 72 साल तो पहले हो गया। 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो गए और हमारे आदरणीय आरएसएस के भागवत मोहन जी ने अनाउंसमेंट किया था, मोदी जी ने भी अनाउंसमेंट किया था कि 75 साल होते ही मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी चाहे नौकरशाह हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे हमारे फौजी भाई हो, चाहे हमारे पुलिस भाई हो, सबकी रिटायरमेंट होती है। उसके बाद उनको पेंशन होता है। पेंशन मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट होता है। सरकारी हर महकमे में और प्राइवेट हर महकमे में रिटायरमेंट का एज होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनके यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है। वादा करते हैं, कहते हैं, उस पर पूरा नहीं होता। तब डॉक्टर दुआ ने जो 2013 में इसी जंतर मंतर पर पहली बार इसी तरह से एक बैनर लगा करके आवाज दिया था कि ईवीएम हटाओ, चोरी हो रहा है ईवीएम में। लोगों ने मुझे पागल कहा था, लोगों ने कहा कि ये मेन गढ़ंते बातें कर रही है। लेकिन 15 साल के बाद आज तमाम विपक्ष, तमाम पार्टियां पूरे भारत में आवाज दे रही है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और अपना जो है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। तब होश नहीं था। सरकार बनी 2014 में, सरकार बनी 2019 में, सरकार बनी 2024 में और अब चीख रहे हैं। और इसी जंतर मंतर पर 2015 में इसी तरह से बैनर लगा करके मैंने आवाज दी थी मेन रोड पर कि भाजपा हराओ, देश बचाओ। फिर कहा, फिर दुआ पागल हो गया, मुझे पागल कहा गया। लेकिन 15 साल के बाद आज तमाम पार्टियां, तमाम विपक्ष, तमाम संस्थाएं चीख रही है, चिल्ला रही है हर जगह, चाहे जंतर मंतर हो या बॉम्बे की आजाद मैदान हो या भारत के हर कोने में कह रही है भाजपा हराओ, देश बचाओ। आज वो चीख रही है।
आज पहली बार पूरे भारत में जहां उनकी बर्थडे कल मनाया गया, आज उनका 75 साल पूरा हो गया, वादा वो पूरा करे, इसलिए आंशिक धरना डॉक्टर दुआ ने इसी ऐतिहासिक जंतर मंतर पे दिया कि मोदी जी आपका 75 साल हो गया, अब रिटायरमेंट लीजिए, आराम कीजिए। आपने कहा था झोला लेके आया हूं, झोला लेके जाऊंगा। मैं उन्हें झोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक झोला, एक मैं उनको हैट बहुत पहन करके सैनिकों के बीच में फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इसलिए मैं उनको एक हैट देना चाहता हूं। एक चश्मा भी वो खूब अच्छा पहनते हैं, वो करोड़ों का पहनते हैं, लेकिन गरीब आदमी है, हम जनता है, हम एक चश्मा उनको देना चाहते हैं, एक अच्छा सा पेन, ताकि वो कुछ लिख सकें और कुछ लिख करके हमारे भारत को दे सकें, इसलिए एक पेन भी देना चाहते हैं। और सम्मान के तौर पर उनको एक जो है शॉल भी हम उनको भेंट करने जा रहे हैं, एक घड़ी जो समय देख सकेंगे, कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या आराम करते हैं, इसलिए उनको एक घड़ी हम भेजने जा रहे हैं। और बरसात का मौसम है, गर्मी भी आती है, सर्दी आती है, 3 मौसम होते हैं, तो एक छतरी भी हम उनको भेंट जो है कि अब ये विदाई समारोह है, जब हमारे सरकारी महकमे का, जब हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में जब विदाई समारोह होता है तो कुछ गिफ्ट दिया जाता है, मैं भी उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूं। बहुत हो गया, अब जो है आप रिटायरमेंट लीजिए, अब दूसरे को मौका दीजिए, नया मौका दीजिए। तो ये मेरा पहला जो है कि आपका आज फेयरवेल 75 साल का, न सिर्फ मोदी जी का बल्कि आरएसएस के भागवत मोहन जी भी 75 साल के हो गए, नीतीश कुमार भी 75 साल के हो गए, कांग्रेस के खड़गे साहब भी 75 साल के हो गए, सोनिया गांधी भी 75 साल के हो गई। ऐसे एक नहीं, दर्जनों हमारे ऐसे जो हमारे विधायिका में है और हमारे ये जो गवर्न कर रहे हैं, इनको विदाई मैं देना चाहता हूं। ये सांकेतिक है, ये मैं अच्छे से इसको पैक करके एक अच्छा सा पैकेट बना करके इन तमाम जो 75 साल के नेता हैं उनको मैं भेजूंगा और पूरी जांच पड़ताल के साथ भेजूंगा, पूरी सिक्योरिटी के साथ भेजूंगा, ताकि कहीं वो ये ना कहें कि मुझे कोई बम भेज दिया है, कोई ऐसी चीजें भेज दिया है। तो मैं इन्हें पूरा दिखा करके ही ये उनको फेयरवेल के हैसियत से भेजना चाहता हूं। ये सांकेतिक शुरू किया है, अब ये शुरुआत पूरे भारत में होगा, हर जगह होगा। अभी मेरी बात लोगों की अटपटा लग रहा है, बुरा लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को ये फेयरवेल देने जा रहे हैं, लेकिन फेयरवेल तो देना ही पड़ेगा। जब जा रहे हैं तो कुछ गिफ्ट देना होगा, हमें एक थैला देना होगा, तो कि थैले में जो भी समेट के ले जाना है वो जा सके। 35 साल उन्होंने भीख मांगा है, 35 साल वो जो जंगलों में घूमे हैं, 30-35 साल उन्होंने चाय बेचा है, तो इस तरह से उनका तो 100 साल से ऊपर उम्र हो जाता है। लेकिन अभी हम 75 साल जो उनका बायोलॉजिकल है, हालांकि वो बायोलॉजिकल अपने को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो है विष्णु का अवतार हूं, मैं तो ऊपर से आया हूं। फिर वो रोते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं, माँ को गाली दिया, उसने दिया, तो फिर आप बायोलॉजिकल खुद ही प्रूफ करें, तो कितना जुमलाबाजी चलेगा। ना हमारे नौजवानों को रोजगार 2 करोड़ मिला, ना हमें 15 लाख मिला, क्या पता इंटरेस्ट जोड़ करके वो 15-15 करोड़ देने की तैयारी कर रहे हो। योजना पर योजना हो रहा है इसी बिहार में। कल उन्होंने हजारों योजनाओं की घोषणा की, लेकिन 1 साल पहले जो घोषणा की थी वो एक भी काम नहीं हुआ। उन्होंने 6 सिटी को कहा था मैं स्मार्ट सिटी बना दूंगा, उन्होंने कहा था बुलेट ला दूंगा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या वादाएं की, उन्होंने कहा पेट्रोल 35 रुपए कर दूंगा, मैं महंगाई में 20-30 रुपए ले आऊंगा। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मिला, ये जनता जानती है। लेकिन क्या है कि लोग आरक्षण मांगते हैं, कुछ हिस्सा मांगते हैं, कुछ अधिकार मांगते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जिस पे हमें संविधान को बचाने की जरूरत है, आज हमें जरूरत है कि आज हमारा जो लोकतंत्र है वो कैसे बचेगा, उसके अंदर अधिकार और न्याय जस्टिस कैसे मिलेगा, इस पे कोई बात नहीं करता। आज अंदर अंदर लोग जल रहे हैं, जिसको कहते हैं जनाक्रोश। आज चाहे सरकारी लोग हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, अंदर अंदर जल रहे हैं। लेकिन सबके मुंह में ताला सा लग गया है, सब सिले हुए हैं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे मारा जाएगा, मुझ पे गलत गलत केस कर करके जेल भेज दिया जाएगा, डंडा मारा जाएगा। इन डर से
सब कांप रहे हैं और एक जो है दो बंदे लोग छड़ियां चला रहे हैं। आपको पता है जर्नलिस्ट महोदय कि श्रीलंका में जन आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ और अभी अभी नेपाल को जलता हुआ आपने देखा। अगर यही हालत जो अंदर अंदर रहा है, ये ज्वालामुखी, ये भूकंप अगर उफड़ पड़ा, आज तो मैं अकेला हूं, आज तो मैं अकेला आवाज दे रहा हूं, उन साथियों के साथ दे रहा हूं, लेकिन यही उफान अगर भारत में निकल गया तो हमारा सैनिक कितना है, हमारा पुलिस कितना है जो वो संभाल पाएंगे। जिस तरह से अंग्रेज सिर्फ 5 से 10 हजार लोग थे और हमारे ही भारत के सारे सैनिक थे। और जो है जब जालियांवाला बाग का कांड हुआ था, जनरल डायर ने जब आदेश दिया था तो हमारा सैनिक, भारत का सैनिक ने हमारे भारतीयों पे गोली चलाया था। वो आदेश का जो है गुलाम होते हैं, वो आदेश पर वो काम करते हैं, लेकिन एक भारतीय भारतीयों का खून बहाओगे और आप फूर हो जाओगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए हमने कहा कि यह हमारा संविधान और लोकतंत्र को बचाना है तो उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। जो आज हम चुनाव आयोग पे उंगलियां उठा रहे हैं, सब अलग अलग शोर मचा रहे हैं, उसका एक सिस्टम है कि जनता की सरकार जनता के हाथ में होनी चाहिए। आज कह रहे हैं कि हमारा पहले बैलेट में चोरी होता था, उसको लूट लिया जाता था, बक्से लेके जाते थे और डीएम और एसडीएम चोरी करता था, स्ट्रांग रूम बदल दिया जाता था। उसमें टीएन शेषन ने एक नया व्यवस्था लाया कि हमें ईवीएम से चुनाव करनी है। हमें नहीं मालूम था कि इसमें भी चोरी होगा, ईवीएम में चोरी होने लगा। अब कह रहे हैं ईवीएम में चोरी हो रहा है, ईवीएम को हटाओ, गद्दी वोट छोड़ गद्दी छोड़। अरे वे गद्दी छोड़, फिर तुम भी ईवीएम में आ जाओगे, तुम भी ईवीएम में आ जाओगे, सब पार्टी यही करेगा। तो ईवीएम हटाओ, यानी कि वोट छोड़ ईवीएम हटाओ। तो तीसरा विकल्प क्या बनता है? अब अगर हम शाइनिंग इंडिया की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की तरफ जा रहे हैं, अब अगर हम मोबाइल से हर सामान खरीदते हैं, अपना लेन देन करते हैं, बैंक से लेन देन करते हैं, तो सारा वोट हमारा मोबाइल से या कंप्यूटर से क्यों नहीं हो सकता? एक स्क्रीन ऐसा ही लग जाएगा और उसके अंदर जब वोट पड़ेगा तो एक चेहरा भी आएगा, नंबर भी आएगा, कोड भी आएगा और उसकी पहचान होगी। उससे हमारा खुल्लम खुल्ला मतों का हिसाब होगा, उसमें कम खर्च होगा, उसमें बहुत सारे बहस की जरूरत होगी। और जो आज राहुल गांधी जगह जगह कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 100 वोट दे रहा है, एक व्यक्ति एक घर के अंदर 500 लोग रहते हैं, एक एड्रेस पे 0 घर दिखाते हैं, वो सारी समस्या अगर हम डिजिटल में जाएंगे तो वो सारी समस्या एक साथ फुर हो जाएगा। लेकिन समस्या का समाधान लोग नहीं ढूंढते, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को आवाज देते हैं। कल कांग्रेस चोर था, आज कांग्रेस अच्छा दिख रहा है, कल बीजेपी चोर था, आज अच्छा दिख रहा है। तो यही चट्टे बट्टे, एक थाली के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, ये सब देश को लूट रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं। और जनता के बीच में जो हमारे नौकरी करने वाले हैं, वो अपना घर परिवार चलाना चाहते हैं, 2 रोटी खाना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं, उनको भी नहीं मिलता। बुजुर्गों का सम्मान नहीं मिलता, उनको पेंशन समय पे नहीं मिलता, बच्चों की सम्मान नहीं मिलता, महिलाओं को नहीं मिलता और सिर्फ जुमलाबाजी से देश चल रहा है। तो देश की तरक्की कैसे होगा? विश्व गुरु कैसे बनेगा? आप सोने की चिड़िया कैसे बनेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग जो है इस बात को कर रहे हैं कि हमारा जो है कि एक नया विकल्प, नया अल्टरनेटिव, एक नया विकल्प लाना होगा। और वो नया विकल्प क्या होगा कि सबसे पहले हमें मानवता को कायम करना होगा। नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, नो कोई किसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी एक होंगे। समानता के साथ मानवीय मूल्यों को, इंसानियत और ह्यूमैनिटी को कायम करना होगा। जो आज नफरत की बाजार है, जो एक दूसरे को लड़ाते हैं, उसको खत्म करना होगा, तभी देश की तरक्की करेगी। दूसरा उसमें है कि हमारा जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट होनी चाहिए, जिसमें जो है चुनाव आयोग जो मनमानी करती है वो नहीं कर सके और जनता का जनता द्वारा हो सके। और जहां तक ये फ्री का रेवड़ी बांटने का सारा नेता लोग करते हैं, वो सब उसका एफिडेविट नहीं भरते। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट भरे कि मेरी ये एजेंडा है, ये मैं पूरा करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरी सदस्यता जाएगी, मैं जो है हमेशा के लिए जो है अयोग्य हो जाऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी चल संपत्ति जब्त हो गई। ऐसा कोई नहीं कहता, सब जुमलाबाजी करता है, चुनाव के बाद में कहता है ये चुनावी स्टंट था। इस तरह से पब्लिक झूठा बनता है। अगर मुफ्त में देना है तो हमारे नौजवानों को
आप जो है शिक्षा मुफ्त में कर दो, करोड़ों अरबों रुपया जो लूट हो रहा है एजुकेशन पे वो बंद हो जाएगा। आपको अगर लगता है तो भारत के तमाम जनता को जो है स्वास्थ्य फ्री कर दो। दवाइयों में जो चोरी हो रही है, 1 रुपया की दवाई 10,000 में बेचा जा रहा है, सारे मेडिकल में लूट हो रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा, मेरा जहन, मेरा जो एजुकेशन होगा, मेरा मानसिक संतुलन ठीक होगा, तो हम कमा खा लेंगे और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मुख्य मुद्दा को खत्म कर करके मैं थोड़ा बिजली दे दूंगा, उसमें चोरी, मैं थोड़ा पानी दे दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटर दे दूंगा, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, तो इस तरह का हमें जो है मुफ्तखोरी करके चावल दे दूंगा, ये दे दूंगा, इस तरह से हमें भिखमंगा बनाया जा रहा है और हमारी मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है और हमें इस हालात में पैदा कर दिया जा रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे और अगर नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, राहजरी करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और पीटेंगे और फिर कहेंगे कि हमारा सिक्योरिटी नकारा है, वो कुछ नहीं कर रहा, लाइन एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा गलत कर दिया, लाइन एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगा ही और ऐसा लाइन एंड ऑर्डर बिगड़ेगा जो नेपाल में बिगड़ा, अगर भारत में बिगड़ा तो आप देखते रह जाएंगे, कोई संभालने वाला नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि इन्हीं जो हमारा आंशिक है इसको हमें पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट पॉलिटिकल में भी बदलना होगा। हमें जो है एक सामाजिक सरोकार में और जो संस्कृति सरोकार है उन सब से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जब तक हमारा विधायिका ठीक नहीं होगा तब तक न्यायपालिका, मैं न्यायपालिका में 40 साल से लगातार काम कर रहा हूं, मैं नालसा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं कि वहां कितनी गंदगियां फैली है। क्यों फैली है? क्योंकि हमारा विधायिका गलत है। अगर विधायिका ठीक होगा तो न्यायपालिका ठीक होगा, अगर विधायिका ठीक होगा तो कार्यपालिका ठीक होगा, अगर विधायिका ठीक होगा तो हमारी जो स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, पेड मीडिया कहते हैं, आज अगर मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च करता तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हजारों मीडिया की भीड़ लगी होती, लोगों को कहते हैं आपको खाना खूब खिलाएंगे, खूब बिरयानी खिलाएंगे, आपको यहाँ जगह नहीं मिलता, पुलिस परेशान होती, किसको कहां किधर करूं। लेकिन सच्चाई के साथ मैं काम करता हूं, ईमानदारी के साथ मैं काम करता हूं, मैं अकेला हूं, कोई बात नहीं है, आवाज हमारी वही रहेगी, सच्चाई की आवाज रहेगी, झूठा काम हम लोग नहीं करते। और यही वजह है कि आज चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे हमारा और मिनिस्ट्री में हो, वो सब जानते हैं कि डॉक्टर दुआ किस क्लेवर का आदमी है और क्या मांग करता है। और यही जब 5 साल 10 साल 20 साल गुजरता है तो फिर इसी पर लोग राग अपनाते हैं, वो ठीक कहा था, वो पागल दुआ जो है ठीक कहा था, और बाद में जागते हैं। मेरा काम जगाना है, मैं जगाने का काम कर रहा हूं, लोगों को बताने का काम कर रहा हूं कि भाई ये सही राह है, इस राह पे चलोगे तो अपना लोकतंत्र बचाओगे, अपना संविधान बचाओगे, नहीं तो झंडा उछालते रहो, आपका लोकतंत्र नहीं बचेगा। जैसे गौतम बुद्ध के नाम पर भी बहुत धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, एक्ट 1949 नहीं हट रहा है, वहां भी ब्राह्मणवाद और भंते की लड़ाई है। तो लड़ाई लड़ते रहिए, जब सिस्टम आपका सही नहीं होगा तो आप कुछ भी मांग करते रहिए, भीड़ लगाते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। और आपका जो चंद 2-4 लोग हैं देश विदेश घूमते रहेंगे, धरना प्रदर्शन होता रहेगा। देश का प्रधानमंत्री 2 साल के बाद जब वहां पे बहुत सारे लड़कियों का इज्जत सम्मान चला गया मणिपुर में, तो 2 साल के बाद उनको होश आया कि मणिपुर जाना चाहिए। थैंक गॉड, कम से कम आप देर से ही आप मणिपुर गए, कुछ पैकेज की अनाउंसमेंट किया, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं कह सकते। तो हर जगह पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन उसका जो है निराकरण नहीं है, उसका समाधान नहीं है, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आप ना मुझे बुलेट ट्रेन दिया, ना मुझे रोजगार दिया, आज हम सब त्राही त्राही कर रहे हैं, दर असर में हैं। हमारी तमाम जनता अपनी मांगों को लेकर के हर जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन करके थक गई है और इसी आस और उम्मीद में है कहीं से कोई बिल्ली के गले में घंटी डाले, हम शोर मचाएं और अफरा तफरी कर दें, सारी व्यवस्था को खराब कर दें, ये इंतजार कर रहे हैं। ये खामोशी भी बता रही है कि एक दिन ऐसा आगाज आएगा। ये खामोशी, ये शांति, ये बता रही है कि एक दिन जन क्रांति होगा। ये लोग जो सोच रहे हैं कि बड़ा शांति है,
बहुत सब कुछ ठीक है, सारा व्यवस्था बेहतर है, ये ठीक नहीं है, ये ज्यादा खतरनाक है। अगर 100 आदमी चीख रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर एक भी नहीं चीख रहा है, इसका मतलब है अंदर से वो लावा जो है गर्म हो रहा है, एकदम भभक मारेगा और फिर लोग देखते रह जाएंगे। हमारे सीआईडी वाले, हमारे बाकी सारे सिक्योरिटी, वो सोचते रह जाएंगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और वो होगा और जल्दी होगा, ये याद रखिएगा। 18 सितंबर 2025 को इस जंतर मंतर से डॉक्टर दुआ ने आगाज किया है, आवाज दिया है, और इसको याद रखिएगा।